हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, जिस तरह मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस मैं एक एस्पिरेंट हूँ, जिस आप ही की तरह मैं भी मेहनत कर रहा हूँ सिलेक्शन पाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से मैं आज मैं वोकैब को लेकर चलूँगा। इस चैनल पे आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा जिसमें 15 से 20 वोकैब होंगे और बहुत ही आसान भाषा में होंगे। ठीक है, होंगे तो ये देखिए, होंगे तो लैंग्वेज में ही, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, और उसका जो याद करने का जो शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है, उसको रियल लाइफ से रिलेट करके हम किसी भी वर्ड्स को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, उसको हम आपको याद कराने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इसके लिए मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए। जैसे कि देखिए, मैं बस यही बुक को फॉलो करूँगा। ठीक है, ये देखिए सब PYQ है। इसमें भी आप कोई भी बुक उठा लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, उसमें सब PYQ ही दिया हुआ रहता है। आपके पास कोई बुक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास ये बुक है तो हम इसी बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स होंगे ना, आपके पास जो बुक है उस बुक में सेम वर्ड्स होंगे। ठीक है, सेम हैप्पी है तो हैप्पी का खुशी इस बुक में भी होगा। मान लीजिए हैप्पी को वर्ड है तो हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, खुश होना, तो खुश होना इस बुक में भी होगा, खुश होना उस बुक में भी होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक है चलेगा, ये है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम आज से लेकर के चलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको इस चैनल पे हर दिन एक वीडियो मिलेगा जिस पे आपको 15 से 20 वर्ड्स होंगे। और हम इस पार्ट की, यहाँ देखिए पार्ट वाइज बांटा हुआ इस बुक की बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप, पार्ट ए में दिया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद पार्ट बी में, तो हम आज से हम पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 1800 वर्ड्स दिए हुए, 1800 इडियम्स दिए हुए हैं। तो इसमें हर दिन हम आपको 15 से 10 वर्ड्स काफ़ी है, 15 से 10 वर्ड्स काफ़ी है याद करना। आप सोचेंगे कि एक दिन में अगर 200 वर्ड्स याद कर ले, 150 वर्ड्स याद कर ले, 100 वर्ड्स याद कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप याद कर लेंगे लेकिन आप भूल जाएंगे बहुत काफ़ी टाइम। लेकिन आपको 10 वर्ड्स याद करने में, अगर अच्छे से आप याद करेंगे, 10 वर्ड्स को याद करने में आधे घंटे का समय लगता है, अगर उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो। ठीक है, लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक से बताने वाले हैं कि आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, किसी भी वर्ड्स को देखते हुए उसका मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, तो आज से चलिए एकदम शॉर्ट मेथड से, अगर आपके पास की बुक नहीं है तो इसका एक PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसके पढ़ाने के जस्ट इसके क्लास के बाद डाल दिया करूँगा, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको हाँ नोट्स, अगर बुक है तो नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन हाँ जो ट्रिक होता है आप ट्रिक लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स के सामने आप ट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बिना देरी किए हम इडियम्स एंड फ्रेज को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बुक से करेंगे। आपके पास बुक है तो आप सामने रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक है कोई चलेगा, लेकिन वर्ड्स आप मिलाते रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पार्ट बी पेज नंबर आप जा सकते हैं तो 97 में पेज नंबर में है। ठीक है, चलिए आइए 1 2 3 4 5 देखते हैं। अब बैड पैच। पहले तो ये सोचिए कि अब बैड पैच, इनमें से आप लोगों में से किन किन को याद है, सोच लिए, बताइए, किन कमेंट कीजिए, अगर याद है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए याद नहीं होगा, चलिए जिसके पास याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम 1 सेकंड में याद दिलवाते हैं। कैसे, आपका तो बेसिक मजबूत होगा। अब बताइए बैड का क्या मतलब होता है। देखिए बैड का मतलब क्या होता है, खराब। बैड का मतलब होता है खराब। अगर मैं इस पैच की बात करता हूँ, पैच की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा होता है, खराब हिस्सा। क्या करते हैं, खराब हिस्सा। चलिए हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं आप सबके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है, जो लोग उसको क्या करना चाहते हैं, भूलने का काम करते हैं। क्या कहते हैं, भूलना चाहते हैं कि नहीं, बहुत उस समय मेरा बहुत ख़राब था, वो साल मेरा ख़राब गया था, मैं उस साल को अब दोबारा याद नहीं करूँगा, ये हो गया वो हो गया, एक ऐसा कठिनाई आता है। अब एक बात बताइए, अपने जीवन के ख़राब हिस्से को, आपका एक लंबा जीवन होता है, उसमें से एक ख़राब हिस्से को आप हमेशा के लिए भूलना चाहते हैं। ख़राब हिस्सा क्यों आता है आपको पता है, क्योंकि आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। क्या आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उससे बहुत मुश्किल से निकल जाते हैं। बहुत मुश्किल से निकलते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं, अब ऐसा प्रॉब्लम अब दोबारा नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होता है। अब एक बात बताइए, पूरे जीवन में से एक हिस्सा, खराब हिस्सा जब भी हम निकालते हैं, खराब हिस्सा निकालते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि अब बैड पैच का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी कि कठिनाइयों के दौर। देखिए कितना आसानी से याद हो गया।
ठीक है। अब सेकेंड वर्ड पे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकेंड वर्ड है अ बिस्ट ऑफ बर्डन। आपको सभी को पता है कि बर्डन का क्या मतलब होता है। बर्डन मतलब सभी को पता होगा, बर्डन का मतलब तो बोझ। भाई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, लोग बर्डन ले लेते हैं कि भाई पढ़ते जाओ एग्ज़ाम निकलेगा, ईमानदारी से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बिस्ट ऑफ बर्डन, बर्डन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रेशर लेना, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं तब बोझ लेना। बोझ ले लेते हैं लोग अपने आप पे, बर्डन ले लेते हैं। और बिस्ट का मतलब होता है क्या, जानवर। क्या होता है, जानवर होता है। क्या, जानवर होता है। ठीक है, देखिए बर्डन का मतलब बोझ और जानवर। अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। कैरीज लगेज, कैरी का मतलब उठाना और लगेज का मतलब सामान जो होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा जानवर जो बोझ उठाता हो, जो सामान उठाता हो। ठीक है, आपको इसको रियल लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप हर गांव में, पहले के ज़माने में क्या होता था, आजकल मिक्सी आ गया है, उसमें लोग मसाला पीसते हैं। लेकिन पहले के ज़माना में क्या होता है, एक पत्थर आता था, पत्थर पे ऐसे ऐसे करके पीसा करते थे। तो उस जो बिकने के लिए आता था जब गाँव में, गधा पे, क्या कहते हैं, गधा पे रख के दोनों तरफ। ठीक है, उसको देहाती भाषा में सिल्ला लोढ़ी सत कहते हैं। हाँ, तो सिल्ला लोढ़ी बेचने आता था। अब एक बात है, किस पे लाता था, जानवर पे लाता था। क्या लेके आता था, तो बोझ, जो कि बहुत हेवी होता था, बहुत ही ज़्यादा भारी होता था। क्या, बहुत ही ज़्यादा भारी होता था। कैरीज अ एनिमल, सॉरी एनिमल दैट कैरीज लगेज। सिल्ला लोढ़ी को लगेज, सामान भी हो तो सामान हुआ था, लगेज उठाना, इसका मतलब बोझ उठाना। कितना आसानी से याद होगा। अब बिस्ट मतलब जानवर, ऑफ बर्डन, बर्डन से याद रख, सीधा आप बर्डन से याद रखेंगे बोझ। बोझ कौन उठाता है, जानवर उठाता है, बात ख़त्म, याद हो गया। चलिए अब बी हाइव। अब यहाँ पे देखिए, अब बी हाइव का क्या मतलब होता है। बी मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है, मधुमक्खी। क्या होता है, मधुमक्खी होता है। क्या होता है, मधुमक्खी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी। आपने कभी मधुमक्खी का छाता देखा है, मध जिसे हनी निकलता है, आपने देखा ही होगा। गांव देहात में तो अक्सर सब मैंने भी देखा, आप लोग भी देखा होगा, देखे होंगे, आप लोग विदेश से थोड़ी आते हैं। देखिए, तो मधुमक्खी में जब आप देखोगे मधुमक्खी के छाता को, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, उसमें जगह नहीं होता है, एक के ऊपर एक रखा होता है। क्या होता है, एक के ऊपर एक मधुमक्खी उड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा भी जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है, बहुत ज़्यादा व्यस्त जगह है। क्या है, व्यस्त जगह, यानी कि बिजी प्लेस है। तो मधुमक्खी कैसा प्लेस है, एक बिजी प्लेस है जिसमें थोड़ा भी जगह नहीं है। याद कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान वर्ड था, अ बी हाइव, अ बिजी प्लेस यानी कि व्यस्त जगह। अब अगला देखते हैं, अ बिग ड्रॉ। आपको बिग का मतलब किसे किसे पता है, बताइए। बिग का मतलब किसे किसे पता है, बिग का मतलब होता है ये बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, लार्जेस्ट, ह्यूज। देखिए, तो बिग का मतलब होता है ह्यूज, यानी कि बड़ा। देखिए, अगर बिग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ह्यूज, या फिर कह दो बड़ा। ये इसका क्या है, साइनो है। ये कि ह्यूज क्या है, हमारे पास साइनो की बात करते हैं। साइनो भी अक्सर हम साइनो भी आपको कराएंगे, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ह्यूज का मतलब बड़ा। और ड्रॉ का मतलब क्या होता है, चलिए आपके सामने ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ किया, ये भी, चलिए ये लाइन ड्रॉ किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर ये किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। आप एक बात बताओ, मैंने लाइन ड्रॉ किया तो सबसे ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आपको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, बताइए। आपकी नज़र सबसे पहले जाएगा इस बड़े वाले पे, यानी कि अ बिग ड्रॉ इज़ अ ह्यूज ऑफ अटेंशन, ह्यूज ऑफ अट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं, ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत बड़ा आकर्षित बिंदु जिसको कह सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं, the bird the hand is worth to in the bus। अगर हम बात करते हैं इस बस का मतलब होता है झाड़ी होता है। बस का क्या मतलब होता है, झाड़ी होता है। अब देखिए, बर्ड का मतलब आपको पता है पक्षी, हैंड का मतलब पता है आपको हाथ, यानी कि मान लीजिए अगर आपने एक कबूतर, आप अक्सर लोग क्या करते थे बचपन में, जब हमारे छत पे, हम भी करते थे, जब हमारे छत पे जब कबूतर बहुत सारे आते थे ना, हम लोग क्या करते थे, उसको पकड़ने जाते थे। मान लीजिए अगर एक पकड़ा भी गया, ठीक है, मान लीजिए एक अगर पकड़ भी लिया, ठीक है, पकड़ लिया एक, लेकिन दो और वहाँ पे है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक तो पकड़ लिया है,
दोनों को और पकड़ लेते हैं, दोनों को भी पकड़ लेते हैं। तो इसी से रिलेट हम करना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि आपने एक पकड़ लिया, आपके जो है, आपके पास जो अभी एक है, आप उसी पे रह जाइए। आपके पास जो अभी है उस पे आप संतुष्ट रह जाइए, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, चलिए मेरे पास है। लेकिन जब भी आप उसको दो को पकड़ने जाओगे तो आपका एक वाला क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आप दोनों को पकड़ोगे तो आपको दोनों हाथ चाहिए, दो को पकड़ने के लिए दो हाथ चाहिए, एक हाथ से तो पकड़ नहीं पाओगे, तो इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक दो चीज़ के चक्कर में, दूसरे चीज़ के चक्कर में जो अभी आपके पास है उसको ना खोना, क्या कहते हैं, उसको नहीं खोना। इसका मतलब ये है, इसको एक और रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं अपना एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे कि आप भी सीजीएल एस्पिरेंट्स होंगे तो आप भी एग्ज़ाम्स देते होंगे, देंगे, इस बार भी देंगे। तो देखते हैं क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है कि बार बार एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम में क्या होता है, एज होता है, ठीक है, एज होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर एज के बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, या फिर एक कोई किसी एग्ज़ाम का एक अटेम्प्ट होता है कि हम आप 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसे कर सके दे सकते हैं। तो एक बात बताइए, आप एक अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है, एक अटेम्प्ट, तो आप पहले अटेम्प्ट में भी सोचिए कि आप मेरे पास आ जाए, ठीक है। अगर आपने नहीं किया, फिर सोचा कि नहीं छोड़ दो, दूसरे अटेम्प्ट में ले लेंगे, तो चलिए इसको छोड़ दिए, फिर दूसरा अटेम्प्ट में आ गया, इसमें भी नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो पूरे कहानी का मतलब बस यही है कि आपके पास अभी है, जो भी है उसको आप संभाल के रखें, ठीक है। आप दूसरे के चक्कर में मत पड़े कि नहीं मुझे और चाहिए, जी नहीं, आपके पास जो है पहले आप उसको प्रोटेक्ट करिए अच्छे से। तो इसका मतलब यही हुआ कि अ बर्ड द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। इसका मतलब देखिए, एक बर्ड है आपके हाथ में, तो एक बर्ड आपके हाथ में है तो अच्छी बात है, वहीं पे रह जाइए। और आपको दिख गया 2 बर्ड झाड़ी में भी है, अब उस 2 के चक्कर में आपके हाथ वाला उड़ जाएगा, जो भी आपके पास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो देखिए, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग आप बुक्स में देख सकते हैं। इसका मतलब होता है आपके पास जो है उसी पे खुश रहिए, कुछ बेहतर पाने की उम्मीद नहीं करें। कोई बेहतर पाने की जो आपके पास है अभी उस पर ध्यान दीजिए, बेहतर मिल जाएगा बाद में, आप उस पर मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपके पास जो है उस पर फोकस करिए। ओके, तो आप देखते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। आपने अ बर्ड्स आई व्यू, अब बर्ड्स पक्षी को आपने देखे होंगे, ठीक है, पक्षी को सबने देखा है। पक्षी कहाँ उड़ता है, पानी में, ज़मीन पे या फिर हवा में। पक्षी आसमान में उड़ता है, एकदम खुली आसमान में। इसी तरह आपको भी एक दिन खुली आसमान में उड़ना है, ठीक है। चलिए, बर्ड्स आई व्यू, आप एक बात बताइए, बर्ड्स कहाँ पे उड़ता है, हवा में। जब बर्ड्स जो होता है हवा में उड़ करके जब वो देखता है, ठीक है, जब वो नीचे देखता होगा तो कैसे दिखता होगा, एक एक कोना एकदम अच्छे से दिखता होगा, क्या जगह है, क्या मस्त लग रहा है व्यू ना। चलिए, तो इसका मतलब बर्ड्स जो होता है हवा में से देखता है, यानी कि ऊंचाई पर से देखता है, ऊंचाई पर से देखता है, उसे हम कह सकते हैं एरियल व्यू, यानी कि ऊंचाई पर से देखना। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अ बाइट द चेरी, अ बाइट अ चेरी, सॉरी अ बाइट एट द चेरी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ बाइट एट द चेरी। अब आपको पता होगा कि बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब होता है काटना। बाइट का मतलब रोटी काटते हो, बाइट ब्रेड, ठीक है, खाते हो तो उसको मतलब काटना, बाइट का मतलब होता है काटना, ठीक है। एट द चेरी, देखिए चेरी क्या होता है, चेरी जो होता है एक खाने का चीज़ होता है। कितना होता है, खाने का चीज़ क्या होता है, खाने का चीज़। चेरी जो होता है वो खाने का चीज़ होता है, ठीक है, जो बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे एक फ्लेवर, एक आइसक्रीम का नाम भी है चेरी बेरी, एक आइसक्रीम आता है, ठीक है, हमारे बिहार में अक्सर बहुत फेमस है, ठीक है, कोई दिक्कत, चेरी बेरी। तो चेरी से याद रखिएगा, चेरी अक्सर नहीं मिलता है, चेरी खाने पीने का चीज़ है। और जब खाने पीने का चीज़ में क्या करते हैं लोग, काट के खाते हैं, क्या करके हैं, जब खाने का चीज़ है तो लोग उसको काट के खाएंगे, ठीक है, काट के खाएंगे, अच्छी बात है। एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कि अगर आपको मौका मिले, वैसे तो ये मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिले, खाने को मिले, अगर ये मान लीजिए आपके गांव में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसा चीज़ आ जाए तो रेगुलर आपको जो सालों पे हमारे गांव में मिलता है, तो आप क्या सोचोगे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को, आप उस पर्टिकुलर, मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आया है कि हाँ इस बार खा लेते हैं, क्या पता अगली बार आए या ना आए, ठीक है।
ठीक है, क्या पता अगली बार आए या ना आए। इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया, ठीक है, आपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, आपकी वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो आप चाहते हो आपकी वैकेंसी आई, वैकेंसी आना एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, जो वैकेंसी आता है तो उसकी चेहरों पे खुशी खिल जाती है कि हाँ चलो इस बार मेरा चांस है, इस बार मेरा चांस है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, आपकी तरह। तो चलिए, तो मतलब वैकेंसी आया तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए, इस अपॉर्चुनिटी को लोग गंवाते नहीं हैं, यानी कि स्टूडेंट अक्सर चाहते हैं कि इस वैकेंसी को इस बार हमारा हो जाएगा, ठीक है, इस बार हमारा हो जाएगा, होगा एक दिन, सबका होगा, टेंशन नहीं, बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आया, वैकेंसी आया, यानी कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी आया, तो अपॉर्चुनिटी को ना गंवाना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ना गंवाना, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि बाइट एट द चेरी। हम इस एग्जाम्पल्स को अक्सर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इसमें कहीं पे एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम का जिक्र नहीं, इसमें बाइट और हमारे पास चेरी का जिक्र है, इसलिए आपको अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन इसमें आपको इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है, यानी कि खाने का चीज़ है और हमारे अक्सर गांव में खाने का चीज़ मिलता नहीं है, ये मिलता नहीं है, हम क्या काम करते हैं, अगर मिल रहा है तो एक कट काट लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं, उसको खरीद करके खा लेते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी को अपने पकड़ लेते हैं। चलिए, कुछ करने का मौका मिलना। चलिए, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद, ठीक है। देखिए, इसका मतलब होता है हिडन फीवर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, इसको हम समझाते हैं। ब्लेसिंग, जैसे कि देखते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात करते हैं तो इसको कैसे रिलेट करें? रिलेट कीजिए आप, हाँ ऐसे रिलेट कीजिए। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखे होंगे कि प्रिपरेशन करते करते क्या होते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। भगवान न करे कि किसी के पास ना ऐसा हो, लेकिन ऐसा मान लेते किसी के पास होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि किसी का नहीं हुआ, मान लेते सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसने क्या काम किया, सिलेक्शन है चलो कोई दिक्कत नहीं, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसने क्या काम किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उसे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना पैसा उसने कमाया, तो एक प्रकार वो क्या सोचेगा, अब सोच के देखिए कि वो तो पैसा कमा लिया, बहुत अमीर बन गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पा लिया, तो उसके लिए वो जो एग्ज़ाम ना निकलना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उस व्यक्ति के लिए जो बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट कमा चुका है, सक्सेसफुल इस मुकाम पे पहुंच चुका है, जो उसको एक जॉब नहीं दे सकता था, ठीक है, तो उस मुकाम पे भी जाना, तो इसका मतलब उसके लिए एग्ज़ाम ना निकलना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। इसका मतलब सुख के बेस में क्या कह सकते हैं, सुख है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, उसे बहुत रिग्रेट फील हुआ, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, नहीं निकला, बहुत रिग्रेट फील किया कि चलो नहीं हुआ, अब फाइनली क्या करते हैं, जाते हैं बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस में इतना उसे प्रॉफिट हुआ, बहुत सक्सेसफुल बन गया, तो इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप अभी सिचुएशन जो कर रहे हो आपको मान लीजिए नहीं हो रहा है, क्या पता आपको दूसरा चीज़ में आपका सक्सेस मिल जाए, तो दूसरा चीज़ में जब सक्सेस मिल जाता है तो पीछे वाला जो चीज़ होता है वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आइए, इसका मतलब है आपको अभी तो दुख मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में यही दुख आपको क्या करेगा, खुशी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ चलो उस समय नहीं हुआ, वो बिजनेसमैन क्या सोचा होगा कि अगर उस समय हो जाता मेरा नौकरी तो मैं इतना अमीर नहीं बनता। आप सरकारी नौकरी से कितना पैसा कमा लोगे, बिजनेस वालों से तो कम ही कमाओगे ना, ठीक है। अब ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब क्या होता है? चलिए, इसका बहुत सिंपल है, ब्लू आइड बॉय सबको पता होगा, फिर भी हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब ब्लू आइड, आई का मतलब आँख होता है, ब्लू का मतलब नीला, और बॉय का मतलब लड़का, सबको पता हो, नीले आँखों वाला लड़का। आपकी गांव में आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आसपास जाके देखें, सभी लड़के को देखें, क्या आपको ब्लू आइड वाला लड़का मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास वो आँख है, ब्लू आइड, आपके पास नीली आँख है, ठीक है, और पूरे इलाके में, पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे? आप एक यूनिक हो जाएंगे, आपको लोग बहुत प्यार करेगा। क्या करेगा? आप लोग बहुत प्यार, अरे पूरा जिला में एक ही तो है जिसके पास ब्लू आँख है,
क्या है, ब्लू आँख है, तो क्या करेगा, बहुत प्यार करेगा आप लोग से। जो आप इकलौता होंगे तो ऐसे भी जानते हैं, जो इकलौता होता है उसे बहुत प्यार मिलता है, ठीक है, बहुत छूट भी मिलता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब एक बात बताइए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। अगर मैं बात करता हूँ ब्लू, ब्लू हमारा क्या होता है बताइए, नीला। नीला क्या होता है, हमारा आसमान होता है, साफ आसमान होता है। बोल्ट, बोल्ट से याद रख सकते हैं आप करंट, हाँ बोल्ट से करंट आप याद कर सकते हैं। बोल्ट, हाँ करंट मार दिया, बोल्ट आपको पता है ना, विभवांतर वाला वो करंट, करंट से याद रखेंगे बोल्ट। यानी कि ब्लू यानी कि साफ आसमान में अचानक से बिजली कड़कना। साफ आसमान में अचानक से कोई सोच सकता है कि चलिए हाँ बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, मौसम ख़राब है, तब बिजली चमका तो कोई हाँ अति हो गया। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि बिजली चमकना एक आकस्मिक घटना है, एक अनएक्सपेक्टेड घटना है, ठीक है, वो अक्सर नहीं होता, अचानक से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आसमान में बिजली का चमकना अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। अब बोन ऑफ कंटेंशन, अब एक बात है, बोन का मतलब क्या होता है, हड्डी। बोन का मतलब होता है, आपको पता होगा, हड्डी क्या होता है, हड्डी होता है, क्या होता है, हड्डी। बोन का मतलब होता है हड्डी, और कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो देखो, आप एक हड्डी फेंको, दो कुत्ता आपस में लड़ने लगेंगे, ठीक है। आप एक हड्डी फेंको, दो कुत्ते आपस में लड़ने लगेंगे, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, किससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि क्वेरल करना, झगड़ा करना, बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि एक ऐसी चीज़ जो झगड़ा का कारण बनता है, जो झगड़े का कारण बनता है। जैसे कि प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन का काम करेगा। अक्सर 4 भाई होते हैं हर फैमिली में, ठीक है, हर फैमिली में नहीं, कोई कोई फैमिली में 4-5 भाई होते हैं। उसमें क्या होता है, एक समय के साथ ठीक रहता है, लेकिन समय समय के बाद जैसे ही शादी हुआ, अब जैसे लाइफ आगे बढ़ता है, सबका अपना अपना सोच हो जाता है, उसमें क्या होता है कि अब क्या हो गया भाई, 5 भाई है तो प्रॉपर्टी 5 भाई में बटेगा। अब प्रॉपर्टी बटेगा तो भाई कटेगा, क्या कटेगा भाई बताओ, कमेंट में जवाब दो। अब बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि डिस्प्यूट, बोन ऑफ कंटेंशन, प्रॉपर्टी क्या है सर, बोन ऑफ कंटेंशन है। हड्डी को कुत्ता फेंकेंगे तो क्या करेंगे, दोनों कुत्ते झगड़ा करने लगेंगे, तो हड्डी क्या हो जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण बनना। जैसे कि हमारे लाइफ में प्रॉपर्टी क्या है, झगड़े का कारण, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन। आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इन अ चाइना शॉप, सॉरी, अब बुल इन अ चाइना शॉप। आपको पता है बुल का मतलब क्या होता है, भैंसा। बुल का मतलब भैंसा, बुल भैंसा, भैंसा क्या वजनगर होता है, एकदम भारी होता है। भैंसा क्या होता है, भारी होता है, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है, बहुत फुर्तीला भी होता है, ठीक है, फुर्तीला होता है। चाइना शॉप, आपको पता है कि चाइना का माल क्या होता है, मैं बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट जल्दी जल्दी। चाइना का माल सस्ता होता है, ऊपर से टिकाऊ भी नहीं होता है, ब्रिटल होता है, क्या सॉरी मैं क्या कहते हैं इसको, ब्रिटल होता है, भंगूर होता है, बहुत आसानी, कमज़ोर होता है, ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। आप एक बात बताओ, चाइना का दुकान है, जहाँ एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे चाइना का सामान मिलता है, ठीक है, आप क्या काम करो, उस चाइना के आप चाइना के शॉप में क्या करो, आप अपने भैंसे को भेज दो, क्या करो, आप भैंसा जाकर छोड़ दो, एक भी सामान नहीं बचेगा, क्या नहीं बचेगा, एक भी सामान नहीं बचेगा, सारा के सारा बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्लमजी पर्सन, यानी कि लापरवाह व्यक्ति। आप ऐसे कैसे छोड़ दोगे, हाँ, लाठी लगेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। अब बुल इन यानी कि अपना बुल क्या करोगे, क्या चाइना शॉप में फेंकोगे, नहीं, क्यों नहीं फेंकोगे, क्योंकि सब मुझे लापरवाह व्यक्ति कहेंगे। क्यों कहेंगे बताओ, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत सारे नुकसान कर दिए चाइना शॉप को बर्बाद करके, अपने बुल को छोड़ के चाइना शॉप में, ठीक है। बोला गया है अब बुल मार्केट, देखो बुल के मार्केट आप जानते हो, शेयर बाज़ार के बारे में आप सब जानते होंगे, शेयर बाज़ार के बारे में आप सब जानते हो। जब भी बुल मार्केट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो प्राइस है, शेयर बाज़ार का प्राइस जो होता है वो इनक्रीज़ किया है, क्या किया गया है, इनक्रीज़ किया है। तो ये आपको सभी को पता हो, नॉर्मल वर्ड है, ये सबको पता होता है। बुल मार्केट शेयर बाज़ार, मार्केट का मतलब बाज़ार, मार्केट का मतलब बाज़ार होता है, यानी कि बाज़ार में बुल, उससे कनेक्ट मत करना, ठीक है, चाइना शॉप वाला, ठीक है, बुल इन अ चाइना शॉप, उससे कनेक्ट मत करना, उसका क्या मतलब होता है, लापरवाह व्यक्ति। और यहाँ पे होता है राइजिंग प्राइस इन अ मार्केट, मार्केट का प्राइस इंक्रीज कर जाना। आप एक बात बताओ, केक वॉक क्या होता है, केक, आपको अगर कोई केक खाने के लिए देता है, अरे लाओ हम खाएंगे, यानी कि तुरंत खा लेते हो, क्या कहते हो, तुरंत खा लेते हो, यानी कि ईजी अचीवमेंट्स होता है, यानी कि क्या करने का मतलब, ईजी अचीवमेंट्स करते हैं, उसको कह सकते हैं बहुत आसानी से पा लेने वाले,
बहुत आसानी से पाना, उसे कहते हैं ईजी अचीवमेंट्स, ठीक है। अ कैन ऑफ वार्म्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक है। और केक, आपको अगर केक मिल देगा, आपको बोलो केक पे चलो, तो बहुत ही आसानी से चल लोगे। और चल करके मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक ट्रॉफ़ी रखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और आपका ये रास्ता केक वाला रास्ता है, तो सभी की सभी जाएगा गवर्नमेंट जॉब लेके निकल देगा। लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ पे ये नहीं है, केक वॉक नहीं है, ठीक है, केक वॉक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कांटे रखे हुए हैं। क्या है? कांटे हैं। इस कांटे को पार करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी तैयारी करनी होगी, यानी कि इसको पाना बहुत ही मुश्किल है और केक पर से चल करके अचीव करना बहुत ही आसान है। अ कैन ऑफ वर्म्स, ठीक है, इसका मतलब होता है, अ कैन ऑफ वर्म्स का मतलब होता है अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। इसको हम रिलेट करते हैं। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। तो एक केन है, केन के आपको कौन कौन दूध लाने जाता है सुबह सुबह, बताओ। सुबह सुबह उठते उठते किसका काम है कि सबसे पहले जाओ बेटा केन ले लो और जाओ दूध ले आओ सेंटर पर से। कौन कौन जाता है बताओ। तो वही केन के बारे में बात करते हैं। उस केन में एक केन है जिसमें क्या होता है, वर्म्स, यानी कि कीड़ा वाला एक केन है, कीड़ा वाला एक केन है जिसमें कीड़ा बंद है, केन में कीड़ा बंद है। जैसे ही आप इस केन को खोलोगे तो कीड़ा क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, पूरा कीड़ा बाहर आ जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही, ओ कीड़ा पूरा फैल गया, अब क्या होगा, जल्दी जल्दी बंद करो ये करो, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि मुश्किल परिस्थितियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अक्सर टीचर लोग अपनाते हैं। कैरेट, सबसे पहले टीचर लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, भाई कल तुमको चॉकलेट मिलेगा। लेकिन ये टीचर कुछ अलग थे, नहीं कल तुमको गाजर देंगे। हम लोग को चॉकलेट मिलता था, लेकिन ये टीचर कुछ अलग है, हम तुम लोग को गाजर देंगे। क्या देंगे, गाजर। मैंने क्या दिया तुमको, गाजर दिया। भाई तुम सारे वो कैब को याद करके आओगे तो कल एक एक गाजर मिलेगा सबको। क्या मिलेगा, गाजर मिलेगा। अगर गाजर कंप्लीट करके नहीं आओगे तो तुमको मिलेगा स्टिक, यानी कि पता होगा स्टिक का मतलब क्या होता है, छड़ी। क्या मिलेगा, छड़ी, यानी कि छड़ी से मिलेगा आपको पनिशमेंट। अगर आपने इस वोकैब को रिवीजन किया, आप रिवीजन करोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो ये से तो याद रहेगा अगर 2 से 3 दिन तक याद रहेगा। लेकिन आप जैसे मैं यहाँ पे आप वीडियो देख लिए और जैसे ही घर पर जा करके आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। या फिर आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, अ चेंज ऑफ हार्ट, इसका मतलब समझ गए ना। स्टिक से मिलेगा पनिशमेंट, और कैरेट, जब आपने अच्छा काम किया तो आपको मिलेगा कैरेट, कैरेट के रूप में रिवॉर्ड। आपको कोई कुछ देता है, आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आपको कुछ देता है उस अच्छे काम के बदले में, तो उसको हम कहते हैं रिवॉर्ड देना, प्रोत्साहन करना, ठीक है। अ चेंज ऑफ हार्ट, चलो किसके पास गर्लफ्रेंड है, अरे हंसो मत, किसके पास गर्लफ्रेंड है, बताओ जल्दी बताओ। किसके पास अभी गर्लफ्रेंड है और किसके पहले पास थी अब नहीं है, बताओ कमेंट में बताओ, कमेंट में। अ चेंज ऑफ हार्ट, अब एक बात बताओ, जिसके पास अभी नहीं है वो बहुत अच्छा से इस वर्ड्स को याद कर पाएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों कहा, देखो जब वो तुम्हारे पास थी तो उसका हार्ट जो था तुम्हारी तरह सोचता था, चलो तुम मेरे हो बाबू, तुम मेरे हो सोना। लेकिन उसका जैसे ही चेंज हार्ट चेंज हो गया तो उसका पूरा का पूरा ओपिनियन ही बदल गया। नहीं तुम पहले अच्छे थे, अब अच्छे नहीं हो, तुम बात ही नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं करती है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका ओपिनियन ही चेंज हो गया, उसका ओपिनियन चेंज हो गया, उसका रहने का तरीका चेंज हो गया, आपके बारे में जो सोच था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। वो आपको समझना ही नहीं चाहती है, समझे कि नहीं। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ हार्ट, अपना ओपिनियन बदल देना। एक और एग्जांपल देते हैं इससे। अक्सर क्या होता है, गवाह होता है, ठीक है, गवाह होता है। अक्सर मूवी में देखते होंगे आप लोग, पुराने मूवी में क्या होता था कि पुलिस जाता था गवाह ढूंढने के लिए। अमरीश पुरी की फिल्म में अधिकतर जाता था क्या करने के लिए, गवाह देने के लिए पुलिस लेके जाता था। बीचे में खरीद लिया उसको, हाँ देंगे, गवाह देंगे। गुंडा सब क्या करता था, बीचे में पैसा दे के खरीद लिया, उसको किडनैप कर लिया। देख, बदल देना, क्या बदल देना, हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट, अपना ओपिनियन बदल देना।
नहीं तो इसको रफा सफ़ा कर देंगे, ठीक है। अ क्लोज बुक, सॉरी अ क्लीन स्लेट, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम देते हैं, अब किसी भी स्टूडेंट जो जब प्रिपरेशन करता है तो मान लीजिए आज स्टार्ट किया, 1 साल बाद उसका एग्ज़ाम है, बहुत मेहनत किया, नहीं हुआ, तो क्या काम करता है वो, फिर से नए सिरे से स्टार्ट करता है, ठीक है, नए सिरे से स्टार्ट करता है। जो भी वो पीछे पढ़ा था उसको फिर से अब पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट किया था, एग्ज़ाम नहीं निकला तो दुखी होकर और क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वो अगले साल से फिर वहीं से यानी कि जीरो से स्टार्ट करता है, कुछ भी एकदम ब्लैंक पेज से, यानी कि पूरा सिलेट से। मान लीजिए मैंने कुछ बोला, पहले सिलेट, और छोटा सा एग्जाम्पल और ले लीजिए। पहले बचपन में क्या होता था, सिलेट पे लिखते थे, तो सिलेट का मतलब आपको पता होगा, ये लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेट, ये अच्छा एग्जाम्पल है। सिलेट, बचपन में हम लोग सिलेट पे लिखते थे, जब हम कुछ लिखते थे, लिख दिया और टीचर जाके बोलता गलत है, फिर मिटा दिया उसको, गुस्सा आता था, इतना बार लिखो फिर भी गलत, मिटा दिया, ठीक है, और मिटा दिया यानी कि क्लीन हो गया, अब फिर से स्टार्ट करो, फिर से उतना लिखो, समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी चीज़ को स्टार्ट अगेन, फिर से दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है। अ क्लोज बुक मतलब किताब, और किताब जब क्लोज होता है, मान लीजिए आजकल तो आपको पता होगा कि बुक जो बहुत सारे लॉन्च होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अक्सर से एसएससी के टीचर्स लोग बहुत सारे बुक्स लॉन्च करते हैं, हर महीने, हर 2-3 महीने पे एक बुक्स तो आते रहता है, इसमें ये है, उसमें ये है, इसमें ये है, ऐसा बुक कहीं नहीं देखा होगा, ये वो, ठीक है। तो इसी से हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इससे भी वर्ड्स याद होते हैं अगले, ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो वर्ड्स से मतलब है, वर्ड्स याद होना चाहिए, एग्ज़ाम निकलना चाहिए, बात खत्म, दैट्स इट। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी कोई टीचर बुक्स लॉन्च करते हैं, उसका हाइप इतना बना देते हैं ना, स्टूडेंट के प्रति क्या होता है, अरे यार ऐसा सा थंबनेल होगा, ऐसा सा थंबनेल होगा कि उस पर देख के आपको लगेगा, क्यूरियोसिटी जग जाएगी, आखिरकार इसमें बुक में है क्या, कि इतना ब्रांडिंग हो रहा है इस बुक का, इतना बड़ाई कर रहे हैं इस बुक में, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है। आपको तो पता नहीं उस बुक के अंदर क्या है, कुछ पता है नहीं है, तो उस बुक के अंदर कुछ नहीं है, मतलब सॉरी, कुछ तो है लेकिन आपको पता नहीं है क्या है, कुछ तो है लेकिन आपको पता नहीं। वही बुक के अंदर जो चीज़ कंटेंट है वो मिस्टीरियस है। क्या है मिस्टीरियस है, रहस्य है, वो आपको पता नहीं है। आप उसी को जानने के लिए आप बुक को खरीदना पड़ेगा, खरीदो जाके। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, देखो पर्सन का मतलब आपको पता होगा आदमी होता है, ठीक है, और क्लोज का मतलब फिस्टेड, इस क्लोज का मतलब बंद, और फिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी। क्या कह सकते हैं, बंद मुट्ठी कह सकते हैं, बंद मुट्ठी। अबे गलत मत सोचना, बंद मुट्ठी, ठीक है, गलत मत सोचना, ठीक। देखो बंद मुट्ठी की बात करते हैं तो देखो पर्सन हो जाता है, पर्सन जिसकी, ऐसा पर्सन जो हमेशा मुट्ठी बंद करके रखता है। अबे तुमको 5 रुपया भी देने के लिए मुट्ठी नहीं खुल रहा है, हैं? कंजूस व्यक्ति, कंजूस इंसान, 5 रुपये के लिए तो मुट्ठी खोल, इसका मतलब है मुट्ठी ना खोलने वाला। और क्लोज फिस्ट जो मुट्ठी हमेशा बंद रखता है वो क्या करता है, माजर, बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है, क्योंकि मुट्ठी में क्या रखे हुआ है, 5 रुपये का सिक्का, और अगर मुट्ठी खुलेगा तो उसका पैसा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो कंजूस है तो वो किसी भी हालत में नहीं खुलेगा। चलिए आइए देखते हैं। अ कॉग इन द मशीन, अ कॉग का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं कॉग। अगर हम बात करें तो कॉग का मतलब होता है मशीन का एक छोटा सा पार्ट, मशीन का एक छोटा सा हिस्सा, मशीन का एक छोटा सा गियर। मशीन का क्या होता है, एक छोटा सा गियर। कॉग मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि एक हमारे पास बहुत बड़ा मशीन है, क्या है, बहुत बड़ा मशीन है, और उस मशीन में एक छोटा सा पार्ट है। तो एक बात बताओ, आप बड़े मशीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या फिर उसके एक छोटे छोटे कण को इंपॉर्टेंस दोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप किसको दोगे, आप मशीन को ज़्यादा दोगे। तो कॉग इन मशीन में एक छोटा सा हिस्सा, तो उसको क्या करोगे, लेस पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे व्यक्तियों की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या थे, कोई वैल्यू नहीं थे। अब एक बात बताओ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियाँ होती है, क्या लेबर का कोई वैल्यू होता है, नहीं करता है कोई, ठीक है, कोई नहीं करता, मामूली व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन के आप मालिक हो, तो आप तो बल्ले बल्ले आप, तो फिर आप यहाँ से जाइए, मत पढ़ाई कीजिए, अगर नहीं है तो लगे रहिए,
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बस आपसे एक ही विनती है कि इसको दोबारा आप घर पर जा कर के रिलेट करके एक बार, बस एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर इस एक बार के बाद अगर आपको इस 21 में से कहीं भी अगर दिखे, मेरी गारंटी है आपको एक भी नहीं भूलिएगा। हर एक चीज़ का आपको सब कुछ बता दिया गया। मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट।